आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना की अक़लियती और पसमानदा तबक़ात BRS के साथ हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के SC/ST डिक्लेरेशन पर रियासती वज़ीर के ईश्वर की तनक़ीद। ग्रेटर हैदराबाद के 24 असम्बली हल्के जात में 11,700 डबल बेडरूम मकानात 2 सितंबर को तकसीम किए जाएंगे। रियासती वज़रा मकानात की इफ्तिताही तक़रीब में करेंगे शिरकत। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्कों डिवीजन्स में तरक्याती कामों और ज़ेर-ए-इल्तिबा कामों का जायज़ा लेने में मसरूफ़। आवाम को राहत पहुँचाना मजलिस का अव्वलीन मकसद। ऊपरपल्ली अत्तापुर के एक अपार्टमेंट में आतिशबाज़ी का हादसा, 9 मोटरसाइकिलें और एक कार को हुआ नुकसान। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर KT रामाराव बैरूनी सरमाकारी को रियासत में यकीनी बनाने की गरज से अमेरिका के दौरे पर हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर KTR ने मैटरनल साइंस के अहदेदारों से मुलाकात की और ख्वाहिश की कि रियासत में सरमाकारी करे। कंपनी के अहदेदारों जॉन बेन, वाइस प्रेसिडेंट रवि कुमार, ग्लोबल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के अलावा दीगर ने इस मुलाकात में शिरकत की। कंपनी ने फैसला लिया कि 934 करोड़ रुपए की सरमाकारी से गोरिल्ला ग्लास तैयार करने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना में कायम किया जाए। मज़कूरा ग्लोबल ग्लास स्मार्टफोन्स की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। मज़कूरा प्लांट 800 अफराद के लिए रोजगार भी फराहम करेगा। रियासती वजीर कोप्पुला ईश्वर ने तेलंगाना कांग्रेस के SC/ST डिक्लेरेशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि मज़कूरा डिक्लेरेशन को कांग्रेस बरसरे इख्तिदार रियासतों में पहले रोबोअमल लाया जाना चाहिए। दूसरी जानिब तेलंगाना हुकूमत 2 सितंबर से डबल बेडरूम की तकसीम का भी आगाज करेगी। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर के ईश्वर ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से दिए गए SC और ST डिक्लेरेशन पर तबसरा करते हुए बताया कि कांग्रेस को चाहिए कि वो तेलंगाना में जारी करदा डिक्लेरेशन को पहले कांग्रेस की ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में रोब अमल करके दिखाए, क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क और मुत्तहिदा रियासत में 50 साल तक इख्तिदार पर फायज रहने के बावजूद दलितों, गिरिजनों को हमेशा नज़रअंदाज किया था और अब उन्हीं तबक़ात के वोट हासिल करने के लिए SC/ST डिक्लेरेशन जारी किया गया, जबकि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि रियासत की अक़लियत और पसमानदा तबक़ात BRS के साथ हैं। ఎస్సీల డబ్బులు ఎస్సీలకు కూడా ఖర్చు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు మీరు ఈరోజు ఇన్ని అబద్ధాలతోటి మీరు డిక్లరేషన్ చేశారు. అదేవిధంగా ఎస్సీల చదువులలో మీరు పట్టించుకోలే. ఈరోజు దాదాపుగా 1,006 గురుకులాలు ఇక్కడ నిర్వహించబడుతున్నాయి. ఈ మొత్తం వర్గాల కోసం 6,50,000 మంది విద్యార్థులకు బ్రహ్మాండమైన విద్యను అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ COU సిస్టమ్ తీసుకువచ్చి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక ద్వారా వాళ్ళను చదివించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు తీర్చిదిద్దుకునేటువంటి అవకాశం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఇలా ప్రత్యక్ష సాక్షులం. మనం IITలో, NITలో, MBBSలో, JEEలో ఎన్నో రకాల వాళ్ళ గ్రూప్స్లో కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా విజయాలు సాధించి ఈరోజు వాళ్ళ భవిష్యత్తును
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 24 असम्बली हल्के जात में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के अमल का 2 सितंबर बरोज़ हफ्ते से आगाज़ होगा। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया को तफसीलात पेश करते हुए बताया कि 2 सितंबर को 11,700 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहक़ीन में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव खुतबुल्लापुर में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली चंद्रायनगुट्टा बहादुरपुरा के अलावा दीगर असम्बली हल्क़ात बशमुल फारूक नगर में, जबकि वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव पटेंचेरू में मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात के मकानात और वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा शेर लिंगमपल्ली में डबल बेडरूम मकानात तक़सीम करने की स्कीम का आगाज़ करेंगे। डीजीपी ऑफिस के पास पुलिस कांस्टेबल्स के तक़र्रुरात के सिलसिले में जारी करदा जियो 46 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कांस्टेबल उम्मीदवारों ने धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद अज़ाम पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। काबिल अज़ीम कांस्टेबल उम्मीदवारों ने बताया कि जियो 46 से हैदराबाद के उम्मीदवारों को 33% फ़ायदा हासिल हो रहा है तो देहात के उम्मीदवारों को सिर्फ 3% फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो रियासत के तमाम अजला के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ करने के लिए जियो 46 से दस्तबरदारी इख्तियार करे। జీవో అని చెప్తే మా తల్లిదండ్రులకు అర్థం కాదు. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మాకు న్యాయం చేయాలి. జీవో నెంబర్ 42 తీసుకుని పాత పద్ధతిలో క్రియేట్ చేయాలి. తీసుకొని మాకు న్యాయం చేయాలి. గవర్నమెంట్కి దండమే చేరుకుంటాం. మాకు న్యాయం చేయాలి. इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिक राव ठाकरे और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन की क़यादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें 17 सितंबर को हैदराबाद के मुल्क में इंज़माम के रोज़ जलसे आम का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी, सीनियर कांग्रेस कायद राहुल गांधी के अलावा सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की शिरकत मुतवक्को है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस किसी भी हाल में तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। कौमी सदर ओबीसी मोर्चा और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत 1 सितंबर से ओबीसी तबक़ात को रोज़गार से मरबूत करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वास योजना का आगाज़ करते हुए तेलंगाना के बशमुल मुल्क भर के कुरुमा तबक़े को मुलाज़मतें फ़राहम करेगी। उन्होंने बताया कि इससे कबल मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर के 30 लाख मछेरों को रोज़गार से मरबूत करने के इक़दाम किए थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि 17 सितंबर को लिबरेशन डे तक़रीब वरंगल में मुनक़्क़िद की जाएगी और रियासत भर में मोटरसाइकिल रैलियां भी निकाली जाएंगी। ఆర్థిక సహాయము బ్యాంకుల ద్వారా మార్కెటింగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి కేవీఐసి లాంటి ఎన్ఎస్ఐసి లాంటి సంస్థల ద్వారా మార్కెట్ కల్పించి 30 లక్షల కుటుంబాల్లో జీవితాల్లో వెలుగు నింపే కార్యక్రమం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఒకవైపు అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూనే ఏ రకంగా పేదల సంక్షేమం కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం, ఒకవైపు మత్స్యకారుల కోసం ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన పేరు మీద 20,000 కోట్ల బడ్జెట్తో ఆ పథకాన్ని ప్రారంభం చేస్తే కేవలం మత్స్యకారుల కోసం, అదే రకంగా బీసీలలో ఉద్యోగులు మాత్రమే కాదు, ఉద్యోగాల కోసం మాత్రం కాదు, వ్యాపారులుగా పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు కావడానికి వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్. కాబట్టి ఇదొక వినూత్నమైన 3వ పథకము ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ. కాబట్టి మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పెద్ద ఎత్తున ఈ స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్లో కొత్త మరి మోడర్న్ టూల్స్ ద్వారా మరి వారి వృత్తిని పెంపొందించుకొని వారు ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ప్రవేశపెట్టిన పథకాన్ని ఓబీసీ మోర్చా దేశవ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రచారం కల్పించి ఆ రకంగా 17 నాడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال اردو میڈیم سرکاری اسکولز کے طلباء میں تعلیمی کٹس کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے تحت صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں طلباء طالبات میں تعلیمی کٹس کی تقسیم کا آغاز کیا گیا۔ جاریہ سال مختلف اسمبلی حلقوں میں واقع سرکاری اسکولز کے اردو میڈیم کے 14,000 طلباء و طالبات میں 63,50,500 روپے پر مشتمل تعلیمی امداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس تقریب سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب بھی کیا، جبکہ مجلسی اراکین اسمبلی، رکن کونسل اور کارپوریٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تمام گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور آج اس کا ایک پہلا فنکشن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی سے اس ایجوکیشن کٹ کی اسکیم پر عمل کر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے مرحوم قائد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو، کہ میرے قائد نے اسکیم کا آغاز کیا اور ہم نے اس کا نام سالار ملت کی اسکیم سے اسکیم کا شروعات کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ مجھے یہاں پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال فرعون کی وراثت ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علم کو جاری رکھیں گے، آپ لوگ اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی جونیئر کالج کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کسی پروفیشنل کورس میں جائیں گے یا پھر آپ اپنے ڈگری کی تعلیم کو مکمل کریں گے۔ میں خاص طور سے یہ اپیل کروں گا ہمارے بیٹیوں سے اور ان بیٹیوں کے ماں باپ سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کی تعلیم ترک نہ کروائیں۔ ہائی اسکول کی تعلیم، میٹریکولیشن، ایس ایس سی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ان کو جونیئر کالج میں ایڈمیشن کروائیں، اور اس کے بعد ان کی جو خواہش ہے، ان کو جس چیز میں شوق ہے، اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم انٹر کے بعد بھی ان کی جاری رکھائیے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ان گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، ایم سی اے ایم بی اے کالج ہے، اسکول آف فارمیسی ہے، اسکول آف نرسنگ ہے، اسکول آف فزیوتھراپی ہے، ایم بی اے ان بزنس مینجمنٹ ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے۔ آپ بتائیے اس میں پڑھنے والے پورے کے پورے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو تعلیم یافتہ ہو کر دنیا کے کونے کونے میں جا کر آج نہ صرف حیدرآباد بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں امریکہ گیا تھا آج سے چند مہینے پہلے، تو وہاں پر ڈاکٹروں کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام دانا ہے، ڈیکن میڈیکل کالج کے المنائی ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جو ڈیکن میڈیکل کالج کے پڑھنے والے پورے امریکہ بلکہ نارتھ امریکہ میں مجھے بتایا گیا کہ 1000 سے زیادہ ڈاکٹر وہاں پر ہیں۔
انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی اور اس کے ذریعے وہ فلاح بہبود کا کام کرتے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے طلباء اور طالبات، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے. مجلس کے خلاف مخالفین بہت الزام لگاتے ہیں. میں ان سے کہوں گا جتنا الزام لگاتے لگاؤ، جتنے تم ویڈیو بناتے ویڈیو بناؤ، جتنی گالیاں تم دے سکتے دو، مگر یاد رکھو تم یہ کام جو مجلس اللہ ہم سے کروا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تم اس کام کی نہ قیمت نہ اہمیت کو جانتے ہو، نہ تم یہ کام کرنے کی اللہ تم کو توفیق دے گا. ہاں، تمہارا کام صرف اپنی زبان اور گندی سوچ سے مجلس کو گالی دینا ہے، مجلس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے. مگر یہ کام جو آج مجلس کر رہی ہے، 14,000 گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جا رہا ہے. ارے بتاؤ تم نے کیا کیا سوائے گالی دینے کے، سوائے اخبار کو کالا کرنے کے لیے؟ نہ تمہاری گالی تم کو فائدہ پہنچا رہی ہے، نہ الحمدللہ مجلس کو نقصان پہنچا رہی ہے. نہ تمہاری گندی سوچ جو تم کو بدنام کر رہی ہے مجلس کو شہرت دے رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام مجلس نے شروع کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا. ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس ٹرسٹ میں پیسے لیے جاتے ہیں. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دن کا جشن کے بعد جو پیسے بچتے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے ہم یہ اسکیم چلاتے ہیں. اس کا باضابطہ آڈٹ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور یہی کام آپ دیکھیے، آج تلنگانہ آندھرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے. ریزرویشن کس نے سوچ دی تھی؟ عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ 1970 میں پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے پاس جا کر کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد 2004 میں راج شیکھر ریڈی کی حکومت بن رہی تھی. اس وقت ایک کشمیر کے لیڈر ان کے مبصر تھے جو اب کانگریس پارٹی میں نہیں ہے. میں اس میٹنگ میں، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یونس سلطان صاحب اس وقت کانگریس کے MLA تھے، ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تو سالار نے کہا مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا. گورنمنٹ کے امپلائمنٹ میں، گورنمنٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں تو یہ 4% ریزرویشن بھی مرحوم قائد اور مجلس اتحاد المسلمین کی کابشوں کا نتیجہ ہے. اب یہ تمام دوسری پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں ہم کریں. ارے تم اقتدار میں مہاراشٹرا میں تھے، کیوں نہیں دیے؟ تم اقتدار میں مدھیہ پردیش میں تھے، تم اقتدار میں راجستھان میں ہو، تم نے کیوں نہیں دیا؟ چھتیس گڑھ میں تم تھے. مگر یہاں پر اس لیے دینا پڑا کیونکہ مجلس ہے جو آپ کی طاقت ہے، جس کو آپ نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں اقدامات میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے واحد کالونی اور جابری کالونی میں روڈ کے کاموں کو تکمیل کروایا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے. مقامی عوام نے اس موقع پر مجلس رکن اسمبلی اور متعلقہ کارپوریٹر سے اظہار تشکر کیا. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ بہادر پورے میں ترقیاتی کام جاری ہے، جہاں رکن اسمبلی محمد معظم خان نے جمعے کو وٹا پلی، پردہ گیٹ، فاطمہ نگر، جامع مسجد اور فاروق نگر کا دورہ کیا. رکن اسمبلی نے 2 ستمبر کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی افتتاحی تقریب کا بھی جائزہ لیا. محمد معظم خان نے بتایا کہ تقریباً 3 گھنٹے تک دورہ کیا گیا اور جہاں جہاں عوام کے مسائل ہیں، بالخصوص برقی، پانی، سیوریج، سڑک، برقی کیبلز اور
पहाड़ों को फोड़ने के मसाइल का जायज़ा लिया गया। मोहम्मद मौज़म खान ने मज़ीद बताया कि मजलिस आवाम की मसाइल की यकसोई को अव्वलीन तरजीह देती है और अवामी मसाइल की यकसोई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुतालिका महकमों के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें देते हुए कामों की तकमील पर जोर दिया और कामों की पेशरफ्त से उन्हें वाकिफ़ करवाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सदूर, इब्तदाई व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम भी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के दौरे में शामिल थी। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फलकनुमा डिवीज़न के अंदर दौरा किया गया। इस दौरे में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक साहब संगात थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, सदूर व मोतमदीन और वर्कर्स मौजूद थे और सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे। आज का दौरा वट्टेपल्ली पर्दा गेट किया गया, फातिमा नगर किया गया, फातिमा नगर मास्टरमाइंड स्कूल करने किया गया, उसके बाद जामा मस्जिद फातिमा नगर किया गया और उसके बाद फारूक नगर करते हुए यहाँ डबल बेडरूम का जो कल इनाग्रेशन है, इस डबल बेडरूम के इनाग्रेशन की तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पर आकर ख़त्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो करोड़ों रुपये के प्रपोजल्स फलकनुमा डिवीज़न में प्रपोज किए गए थे, तकरीबन कामा ख़त्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के कामा चल रहे हैं। ये दौरा तकरीबन 3 घंटे का हुआ और अल्लाह का फजल ये रहा 3 घंटे भी एरिया में जब फिरा गया है, हर आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों से मुतमईन है, खुश है। जहाँ मेजर प्रॉब्लम था, पानी की लाइन का था, सीवर लाइन का था, पहाड़ी इलाका है, रोडों का था, पहाड़ा फोड़ने का था, इलेक्ट्रिकल केबल का था और 3 फेस लाइन का था। तकरीबन हर काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद यही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आवाम को सहूलत होना चाहिए, आवाम के लिए काम करना चाहिए और उसी बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहकर काम कर रही है। मैं फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताउन करिए। ये जमात हमेशा आपके दरमियान में रहते हुए आपका काम कर रही है। शुक्रिया। ऊपरपल्ली में वाक़ एक अपार्टमेंट में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके दौरान 9 मोटरसाइकिलें और एक मोटर कार को नुकसान पहुंचा। सुबह 6 बजे पेश आया अचानक इस हादसे ने मकीनों में दहशत पैदा कर दी। फौरी तौर पर फायर टेंडर को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद आतिश फ़िरो अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया गया है कि वॉचमैन अपनी फैमिली के हमरा राखी त्यौहार मनाने की गरज से अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था और इसकी गैर मौजूदगी में यह हादसा पेश आया। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। పక్కనున్న ఇల్లు మాది. సో ఫైర్ ఇక్కడ మంటలు రావడం వల్ల సరౌండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేసి మాకు చెప్పారు. 5:30 అట్లా 6 అట్లా చెప్పారు. చెప్తే ఏమో చిన్న మంటలేమో అనేసి మేము బయటకు వచ్చి చూస్తే మొత్తం బండ్లు పేలడము, మొత్తం ఒక బండి పెట్రోల్ ఉండడం వల్ల మొత్తం బండ్లు పేలి పైన తలగడము. అప్పుడే మేము అందరికీ అలర్ట్ చేసి కాల్ చేసి పైకి వెళ్ళి కిందికి అందరినీ తీసుకురావడం జరిగింది. అందరితో మాట్లాడి అందరు చిన్నపిల్లల్ని, ఓల్డ్ ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది. పక్క బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుండడం వల్ల కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళి పైప్ తీసుకునేలోపు మన ఫైర్ ఇంజిన్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కొంచెం మొత్తం మంటలు ఆర్పడం జరిగింది. అప్పటి వరకు వచ్చి చూస్తే మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయింది. మొత్తం బండ్లు మొత్తం అయిపోయినాయి. ఒక పెద్ద బండి, మర్సిడీస్, కారు అది మొత్తం మంటలు రావడం వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే వాచ్మెన్లు కూడా లేరు. రాఖీ రక్షాబంధన్ అనేసి ఊరికే లేరు. 2 days అయింది. వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేది. ప్లస్ సిలిండర్ కూడా ఫైర్ ఇంజిన్ సపోర్ట్ వల్ల వాచ్మెన్ సిలిండర్ కూడా బయట పెట్టడం జరిగింది. బయట పెట్టినాము. సో చూడంగానే ఇంకా చూస్తూ మొత్తం అయిపోయిందండి.
तीनों कमिश्नरेट हदूद में वाक़ पुलिस स्टेशन की जानिब से मुतालिका राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इस सिलसिले के तहत अत्तापुर पुलिस की जानिब से 70 राउडी शीटर्स को तलब किया गया और सर्कल इंस्पेक्टर पी यादगिरी ने इन राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की। उन्होंने राउडी शीटर्स को वार्निंग दी कि वो किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना रहें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात में फिरे तो कोई ना कोई पी के साथ में आता और उन परेशान होता, तुम लोगों को परेशान करते। खाली तुम्हारा नाम आए तो बस है, कोई ऐसी जानबूझ के भी कर सकते। इसका से मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा काम क्या है वो सही तरीका से तुम्हारा काम तुम कर लो, मगर रात में बाहर मत फिरो। कुछ इमरजेंसी है कोई बात नहीं है, बिना इमरजेंसी ऑटो में बैठना, फॉर्चुनेट ऑटो में बैठ के क्या की फ़ोन कर रहा, गालियाँ दे रहा, किसको भी ये कर रहा। और बाजू से और एक आया, अरे किसको गालियाँ दे रहे बोल के उन पुकारा, वो गोर गोर देखा और गुस्सा आया, थप्पड़ मार लिया। मेरा भाई है, मेरा भाईजान है, मेरा साला है, ये क्या तमाशा है। इसका तरफ से तुम लोग और जाने का ख्वाहिश है क्या है, और जाने का ख्वाहिश है, फिर वैसा नहीं है तो कहीं भी जाना कोई जरूरत नहीं है। बहादुरपुरा पुलिस ने हिंदुस्तान में मुबैना गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले एक पाकिस्तानी शहरी को तहवील में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी शहरी फैज़ अहमद नवंबर 2022 में नेपाल से होते हुए बग़ैर वीज़े के हैदराबाद आया था और वह किशनबाग के इनमगुड़े में मुक़ीम था। पुलिस ने फैज़ के कब्ज़े से पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात भी ज़ब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी 2018 में UAE के शारजा गया था और वहाँ एक गारमेंट्स कंपनी में सिलाई का काम कर रहा था कि शारजा में 2019 में उसकी दोस्ती हैदराबाद के असद बाबा नगर की साकिन नेहा फातिमा से हुई और वहाँ उसने नेहा को एक कंपनी में टेलर की मुलाजिमत भी दिला दी। दोनों ने शादी भी कर ली और उन्हें 3 साल का एक बच्चा भी है। पुलिस ने ये भी बताया कि नेहा के वालिदैन ने फैज़ को हिंदुस्तान बुलवाया था कि वो यहाँ पर उसकी शहरियत के लिए कोशिश करेंगे, जिसके बाद फैज़ गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आया। फैज़ के खुसूर ज़ुबैर शेख और सास अफजल बेगम ने उसे नेपाल की सरहद से हैदराबाद लाने में मदद की और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात के ज़रिए माधवपुर आधार सेंटर पर जाकर मोहम्मद गौस के नाम से इंदराज भी करवाया। पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर तहक़ीक़ात करते हुए पाकिस्तानी शहरी को तहवील में ले लिया है। बज़्म अदब तंजीम इस्लाह मुआशरा और तरक्की उर्दू हल्क़े टोली चौकी हैदराबाद की जानिब से मौज़ूआती मुशायरे का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसके साथ अदबी इजलास भी मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा अदबी इजलास में मुफ्ती जावेद क़ासमी ने ख़ुसूसी ख़िताब किया, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मुमशाद क़ासमी और डॉक्टर अज़ीज़ सुहैल ने शिरकत की। इब्तिदा में मोहम्मद नईमुद्दीन खादिम इस्लाह मुआशरे ने खुतबा इस्तक़बालिया भी दिया। मौज़ूआती मुशायरा डॉक्टर रऊफ़ खैर की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान शुरा के तौर पर डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक़, ज़ईम ज़ुमरा, ताहिर गुलशन आबादी, सादुल्लाह खान सबील, डॉक्टर नसीम ज़ैदी, अब्दुल रशीद अरशद और डॉक्टर रऊफ़ खैर ने अपना कलाम सुनाया। मौलाना खुर्शीद अनवर अल मज़ाहिरी, नाज़िम तालीमात ने कार्रवाई चलाई।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना की अक़लियती और पसमानदा तबक़ात BRS के साथ हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के SC/ST डिक्लेरेशन पर रियासती वजीर के ईश्वर की तनक़ीद। ग्रेटर हैदराबाद के 24 असम्बली हल्क़े-जात में 11,700 डबल बेडरूम मकानात 2 सितंबर को तकसीम किए जाएंगे। रियासती वज़रा मकानात की इफ्तिताही तक़रीब में करेंगे शिरकत। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों डिवीजन्स में तरक्याती कामों और ज़ेर-इल्तिवा कामों का जायज़ा लेने में मसरूफ़। आवाम को राहत पहुँचाना मजलिस का अव्वलीन मकसद। ऊपरपल्ली अत्तापुर के एक अपार्टमेंट में आतिशबाज़ी का हादसा, 9 मोटरसाइकिलें और एक कार को हुआ नुकसान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।